जिस पति की जान बचाने के लिए उसने अपना अंग दान कर दिया, उसी ने होश आते ही उसे सिर्फ एक डोनर कहकर अस्पताल से बाहर फेंकवा दिया। लेकिन काव्या चुप नहीं रही। उसने एक ऐसी खौफनाक साजिश रची कि समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या था वो राज जो समीर ने उन बंद कमरों में छिपाया था, और कैसे एक मरी हुई वफा ने लिया अपना भयानक इंतकाम? जानने के लिए अंत तक जुड़े रहें। शहर की भागदौड़ से दूर एक छोटे से किराए के मकान में काव्या और समीर अपनी छोटी सी दुनिया बसाए हुए थे। काव्या एक ऐसी लड़की थी जिसके लिए उसका पति समीर ही उसका भगवान, उसका संसार और उसकी पहचान था। समीर एक प्राइवेट फर्म में सेल्स का काम करता था। सुबह जल्दी निकलना और देर तक थके हारे घर लौटना उसकी नियति बन चुकी थी। काव्या हर रोज दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतजार करती, जैसे कोई भक्त अपने भगवान की प्रतीक्षा करता है। उस दिन काव्या बहुत खुश थी। उनकी शादी की तीसरी सालगिरह थी। उसने सुबह से ही समीर की पसंद का खाना बनाया था और घर को फूलों से सजाया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शाम को जब समीर घर लौटा तो उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं थी जो अक्सर काव्या को देखकर खिल उठती थी। वह सोफे पर बैठा ही था कि अचानक उसे खून की उल्टियां होने लगी। काव्या के हाथ से आरती की थाली छूट गई और पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। अस्पताल की सफेद दीवारों और दवाइयों की तीखी गंध के बीच काव्या का दम घुट रहा था। डॉक्टर खन्ना बाहर आए और उनके एक शब्द ने काव्या के पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। समीर की दोनों किडनियां पूरी तरह खराब हो चुकी थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर अगले 2 महीने में ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो समीर को बचाना नामुमकिन होगा। काव्या के पास न तो पैसे थे और न ही कोई ऐसा रिश्तेदार जो उसे इस मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा रहे। समीर अस्पताल के बिस्तर पर नीला पड़ चुका था। उसकी आंखों का मौत का साफ दिखाई दे रहा था। वह काव्या का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा वह अभी मरना नहीं चाहता, उसे अभी बहुत कुछ करना है। काव्या का दिल पचिस गया। उसने उसी पल एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। काव्या ने जिद पकड़ ली कि वह अपनी किडनी अपने पति को देगी। जांच हुई और कुदरत का करिश्मा कहिए या कुछ और, किडनी काव्या समीर से पूरी तरह मैच कर रही थी। काव्या की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा उसे दोबारा सुहागन रहने का वरदान मिल गया हो। लेकिन काव्या इस बात से अनजान थी कि जिस समीर के लिए वह अपने शरीर का एक अंग देने जा रही है, उसके मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। अस्पताल में समीर से मिलने उसका पुराना दोस्त राज आया। एक आयास और लालची किस्म का इंसान था। उसने समीर के कान भरने शुरू कर दिए। उसने कहा, समीर तू अब भी जवान है। काव्या अच्छी है पर वो एक साधारण घरेलू औरत है। अगर तू ठीक हो जाए तो अपनी बॉस की बेटी शालिनी से हाथ मिला सकता है। वो तुझे पसंद करती है। सोच, एक तरफ ये गरीब और आसान की जिंदगी और दूसरी तरफ शहर की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक बनने का मौका। समीर की आंखों में लालच की चमक दौड़ गई। मौत के डर ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसे काव्या का त्याग अब एक बोझ लगने लगा था। उसने राज में से वादा किया कि ठीक होते ही वह काव्या को अपनी जिंदगी से निकाल देगा, पर अभी उसे काव्या की किडनी की जरूरत थी। ऑपरेशन का दिन आया। काव्या को स्ट्रक्चर पर लिटा दिया गया और उसने मुड़कर बगल वाले स्ट्रक्चर पर लेटे समीर को देखा और मंद स्वर में कहा, समीर घबराना मत, मेरा एक हिस्सा अब तुम्हारे अंदर धड़केगा। हम फिर से अपनी सुंदर दुनिया बसाएंगे। समीर ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह काव्या की मासूमियत का सामना करने की हिम्मत न जुटा पा रहा हो। ऑपरेशन थिएटर के भारी दरवाजे बंद हो गए। काव्या बेहोश हो रही थी, इस उम्मीद में कि जब वह अगली बार आंखें खोलेगी तो उसका पति सुरक्षित होगा। उसे क्या पता था कि वह अपनी किडनी नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी का सौदा कर चुकी थी। ऑपरेशन के बाद के वे 3 दिन काव्या के लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। शरीर में टाँकियों का दर्द था, कमजोरी से सिर घूम रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक संतोष था। उसे बस इस बात का जल्दी थी कि वह कब उठकर बगल वाले वार्ड में जाए और अपने समीर को मुस्कुराते हुए देखे। उसे लग रहा था कि उसने मौत को हराकर अपने सुहाग को जीत लिया है। चौथे दिन जब काव्या सहारा लेकर समीर के कमरे में पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू थे। समीर बिस्तर पर बैठा था, चेहरे पर
एक नई रंगत आ गई थी। काव्या ने धीरे से उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर समीर ने बड़ी बेरुखी से अपना हाथ खींच लिया। काव्या को लगा शायद दवाइयों के असर से वह चिड़चिड़ा हो गया है। समीर, आप ठीक तो हैं? देखिए, डॉक्टर कह रहे थे कि अब आप बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। हमारी दुआएं काम कर गई, काव्या ने धीमी आवाज में कहा। समीर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, वह खिड़की के बाहर देख रहा था। काव्या, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन अब हमें हकीकत का सामना करना चाहिए। हम दोनों का साथ बस यहीं तक था। काव्या को लगा जैसे किसी ने उसके कान में पिघलता हुआ शीशा डाल दिया हो। समीर, आप ये क्या कह रहे हैं? साथ यहीं तक था? अभी तो हमने जीना शुरू किया है। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक आधुनिक लिबास में सजी हुई महिला अंदर आई। वह शालिनी थी, समीर की कंपनी के बॉस की इकलौती बेटी। उसके आते ही समीर ने माथे को चूमा और उसके हाथ में एक फाइल थमा दी। डार्लिंग, सब तैयार है। डिस्चार्ज होते ही हम लंदन के लिए निकल रहे हैं। पापा ने वहाँ के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की कमान तुम्हें सौंप दी है। काव्या पत्थर की मूरत बनी खड़ी रही। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। शालिनी ने काव्या की तरफ एक घृणा भरी नजर डाली और समीर से पूछा, ये कौन है? तुम्हारी कोई रिश्तेदार? समीर ने एक पल के लिए काव्या की आंखों में देखा, जहां उसके त्याग की पूरी दास्तां लिखी थी, पर अगले ही पल उसने अपनी नजरें फेर ली। नहीं, ये बस एक डोनर है। इसकी किडनी ने मेरी जान बचाई। शालिनी, मैंने इसके बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर करने का इंतजाम कर दिया है। ये रकम इसके लिए काफी होगी। काव्या के पैरों तले जमीन फट गई। समीर, क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक डोनर हूँ? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें अपने अंग दिए ताकि हम साथ रह सके, और तुम मुझे चंद पैसों में तोल रहे हो। समीर चिल्ला उठा। चुप हो जाओ काव्या, बहुत हुआ ये जज्बाती ड्रामा। सच तो यह है कि तुम्हारे साथ इस गरीबी और तंग हाली में घुट घुट कर मर रहा था। शालिनी मुझे वो जिंदगी दे रही है जिसका मैंने सपना देखा था। तुमने अपनी मर्जी से किडनी दी, मैंने तुमसे भीख नहीं मांगी थी। अब ये 50 लाख लो और अपनी अलग दुनिया बसा लो। दोबारा मेरे सामने मत आना। शालिनी ने अपने पर्स से एक चेक निकाला और काव्या के मुंह पर मार दिया। चेक जमीन पर गिर गया, ठीक वैसे ही जैसे काव्या का मान सम्मान। समीर ने नर्स को आवाज दी और काव्या को कमरे से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। अस्पताल के उस ठंडे फर्श पर काव्या घंटों पड़ी रही। उसके टाकों से खिंचाव हो रहा था, दर्द से उसकी चीख निकल रही थी, पर उस शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा गहरा घाव उसकी रूह पर लगा था। उसने जिसे अपना सर्वस्व माना, उसी ने उसे किडनी डोनर का लेबल लगाकर कूड़े के भाव फेंक दिया था। रात के अंधेरे में काव्या अपने पुराने घर लौटी। घर की हर दीवारें समीर की यादों से भरी थी, पर अब वो यादें उसे डस रही थी। उसने आईने में खुद को देखा, चेहरा पीला, आंखें सूजी हुई और पेट पर लगा वो लंबा निशान जो अब उम्र भर उसे समीर की विश्वासघात की याद दिलाता रहेगा। तभी उसे याद आया कि समीर ने डिस्चार्ज पेपर पर साइन करते वक्त उसके सारे गहने और बैंक की पासबुक भी अपने पास रख ली थी। उसके पास अब न घर बचाने के पैसे थे, न अपना इलाज कराने की ताकत। लेकिन तभी काव्या की आंखों में छलकते आंसू अचानक सूख गए। उन आंखों में अब दर्द की जगह प्रतिशोध की एक चिंगारी सुलगने लगी थी। काव्या ने जमीन पर गिरा वो चेक उठाया और उसे फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। समीर, तुमने मेरी वफा का सौदा किया है। तुमने सोचा कि तुम मेरी किडनी लेकर एक नई जिंदगी शुरू कर लोगे, लेकिन तुम भूल गए कि जो अंग तुम्हारे अंदर धड़क रहा है वो मेरा है। अब मैं तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। 2 साल बीत चुके थे। लंदन के आलीशान होटलों और मुंबई की ऊंची इमारतों के बीच समीर एक साधारण सेल्समैन नहीं, बल्कि आर्यन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का होने वाला दामाद और मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुका था। समीर की किडनियां पूरी तरह स्वस्थ थी और वह शालिनी के साथ अपनी शादी के भव्य समारोह की तैयारी में डूबा था। उसकी यादों से काव्या का चेहरा धुंधला पड़ चुका था, मानो वह उसकी जिंदगी का कोई बुरा सपना हो। वही दूसरी ओर शहर के कोने में एक एनजीओ के दफ्तर में एक महिला फाइलें पलट रही थी। उसके छोटे कटे हुए बाल, आंखों पर चढ़ा चश्मा और चेहरे पर एक कठोर गंभीरता थी। यह काव्या थी, लेकिन अब उसे पहचान पाना नामुमकिन था। इन 2 सालों में उसने न केवल अपनी बीमारी को हराया, बल्कि अपनी पढ़ाई पूरी कर एक काबिल लीगल एडवाइजर बन चुकी थी। उसने अपना नाम बदलकर मृणाल रख दिया। समीर और शालिनी की शादी की खबरें अखबारों की सुर्खियों में थी। काव्या ने अखबार हाथ में लिया और उसकी नजर उस तस्वीर पर टिकी जिसमें समीर मुस्कुरा रहा था। वही मुस्कुराहट जिसने कभी काव्या का दिल जीता था और फिर उसे बीच मझधार में छोड़ दिया था। समीर, तुमने सोचा था कि 50 लाख का चेक मेरी वफा की कीमत चुका देगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि एक औरत के स्वाभिमान की कीमत क्या होती है। काव्या ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। संयोग कहिए या काव्या की सोची
समझी साजिश। समीर की कंपनी एक बड़े कानूनी पचड़े में फंस गई। उन पर टैक्स चोरी और फर्जी दस्तावेज के गंभीर आरोप लगे। शालिनी के पिता घबरा गए क्योंकि उनकी साख दांव पर थी। उनके शहर के सबसे तेज लीगल एडवाइजर की तलाश थी और वह नाम था मृणाल। जब समीर पहली बार मृणाल से मिलने उसके कैबिन में पहुंचा तो उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई। मृणाल की पीठ उसकी तरफ थी। समीर ने अपना परिचय दिया और केस के बारे में बताना शुरू किया। मृणाल धीरे से अपनी कुर्सी घुमाकर उसकी तरफ मुड़ी। समीर की जुबान जैसे हलक में फंस गई। वह चेहरा, वह आंखें उसे काव्या की याद दिलाने लगी, लेकिन मृणाल के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बड़े पेशेवर तरीके से हाथ मिलाया। मिस्टर समीर, आपका केस काफी पेचीदा है, लेकिन अगर आप मुझे पर भरोसा करें तो मैं आपकी कंपनी को इस बर्बादी से बचा सकती हूँ, मृणाल ने ठंडी आवाज में कहा। समीर को लगा कि शायद वह वहम का शिकार बन चुका है। काव्या तो एक सीधी सादी गांव की लड़की थी। वह इतनी आत्मविश्वासी और पढ़ी लिखी कैसे हो सकती है? उसने अपने मन को समझाया कि यह सिर्फ हमशक्ल है। अगले कुछ हफ्तों तक मृणाल समीर के करीब रही। उसने समीर को भरोसा जीत लिया और कंपनी के सारे गुप्त दस्तावेज और बैंक अकाउंट्स की जानकारी हासिल कर ली। समीर धीरे धीरे मृणाल की ओर आकर्षित होने लगा। उसे लगने लगा कि शालिनी सिर्फ पैसों की भूखी है, जबकि मृणाल उसे समझती है। एक शाम ऑफिस की छत पर समीर ने मृणाल का हाथ थाम लिया। मृणाल, पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मुझे अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती याद आती है। मैंने एक बार एक अनमोल रतन को पत्थर समझकर फेंक दिया था। काश मैं उसे सुधार पाता, समीर ने झूठ मूठ का पछतावा दिखाते हुए कहा। मृणाल मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में नफरत की आग थी। गलतियां सुधारने का मौका सबको नहीं मिलता समीर। कुछ गलतियां की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। समीर समझ नहीं पाया कि मृणाल का इशारा किस तरफ था। उसने मृणाल को अपनी शादी का VIP कार्ड दिया। काव्या ने कार्ड लिया और उसे सीने से लगा लिया। मैं जरूर आऊंगी समीर, क्योंकि इस शादी में एक बहुत बड़ा सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शादी का दिन आया। शहर के तमाम रईस और मीडिया वहां मौजूद थे। समीर दूल्हे के लिबास में मंडप पर बैठा था। तभी अचानक पुलिस की एक टुकड़ी वहां पहुंची। सबके चेहरे पर सन्नाटा पसर गया। पुलिस के साथ मृणाल, काव्या अंदर आई, लेकिन आज वह वकील की ड्रेस में नहीं, बल्कि वही पुरानी साड़ी पहने हुए थी जो उसने ऑपरेशन वाले दिन पहनी थी। उसके हाथ में एक टेप रिकॉर्डर और कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स थी। उसने पुलिस से कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये रहे वो सबूत। इस आदमी ने न केवल अपनी पत्नी को धोखा दिया, बल्कि फर्जी मेडिकल ग्राउंड्स पर किडनी डोनर का सौदा किया और टैक्स चोरी के लिए अपनी पत्नी के नाम का गलत इस्तेमाल किया। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। शालिनी और उसके पिता फटी आंखों से समीर को देख रहे थे। अस्पताल की उस ठंडी रात से शुरू हुआ विश्वघात का सफर आज उसी मंडप पर खत्म होने वाला था, जहां समीर अपनी नई खुशियों के सामने सपने देख रहा था। पुलिस की मौजूदगी और काव्या के हाथ में मौजूद फाइलों ने शादी के जश्न को मातम में बदल दिया। समीर हक्का बक्का खड़ा था। उसकी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। शालिनी के पिता, जो शहर के रसूखदार इंसान थे, गरजते हुए आगे बढ़े। ये क्या बदतमीजी है, और तुम कौन हो? मेरी बेटी की शादी रुकवाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? काव्या ने शांति से अपनी आंखों से चश्मा हटाया। उसकी आंखों में अब एक वही पुरानी काव्या की मासूमियत नहीं, बल्कि एक शेरनी की दहाड़ थी। उसने बड़ी निर्भीकता से कहा, मैं मृणाल नहीं हूँ, मैं काव्या हूँ। वही काव्या जिसकी किडनी आज इस आदमी के शरीर में धड़क रही है, और वही काव्या जिसे इसने 2 साल पहले एक लावारिस डोनर की तरह अस्पताल से बाहर फिकवा दिया था। पूरे हॉल में कानाफूसी शुरू हो गई। शालिनी ने नफरत से समीर का हाथ झटक दिया। समीर लड़खड़ाते हुए बोला, ये झूठ बोल रही है। मैंने इसे 50 लाख दिए थे। ये लालची औरत अब और पैसे ऐंठने आई है। काव्या जोर से हंसी, ऐसी हंसी जिसमें दर्द और जिद दोनों शामिल थे। उसने एक बड़ा सा प्रोजेक्टर चालू करवाया। स्क्रीन पर समीर और उसके दोस्त राज की वो रिकॉर्डिंग चलने लगी जो काव्या ने मृणाल बनकर समीर के ऑफिस से हासिल की थी। रिकॉर्डिंग में समीर साफ साफ कह रहा था, उस अनपढ़ काव्या को क्या पता चलेगा, मैंने उसके नाम पर फर्जी कंपनियां बनाकर सारा ब्लैक मनी सफेद कर लिया। किडनी तो बस एक बहाना था, असली मकसद तो उसकी पहचान का इस्तेमाल करना था। समीर का चेहरा सफेद पड़ गया। शालिनी के पिता ने समीर को एक जोरदार तमाचा जड़ा। तुमने हमें भी धोखा दिया। मेरी बेटी की जिंदगी एक अपराधी के हाथ में सौंपने जा रहा था मैं। तभी काव्या आगे बढ़ी और समीर के बिल्कुल करीब जाकर खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ समीर के सीने
पर ठीक उसी जगह रखा जहां उसे की दी हुई किडनी थी। समीर, तुमने कहा था कि तुमने मेरी वफा की कीमत चुका दी, लेकिन तुम भूल गए कि तुमने जो टैक्स चोरी और धोखाधड़ी की है वो उन सारे कागजों पर तुमने मेरी पहचान का इस्तेमाल किया था। कानून की नज़र में तुम अब सिर्फ एक धोखेबाज नहीं बल्कि एक जालसाज हो। पुलिस ने समीर की कलाई में हथकड़ी लगा दी। समीर गिड़गिड़ाने लगा, काव्या मुझे माफ़ कर दो, मुझे शालिनी से प्यार नहीं था, मैं तो बस अमीर बनना चाहता था। देखो मेरे अंदर तुम्हारा हिस्सा है, मुझे जेल मत भेजो। काव्या ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और नफरत से कहा, मेरे शरीर का वो हिस्सा जो तुम्हारे अंदर है वो अब मुझे शर्मिंदा करता है, लेकिन शुक्र है कि मेरा दिल आज भी मेरे पास है जो अब तुम्हारे लिए नहीं धड़कता। तुम्हारी सजा जेल नहीं बल्कि वो पछतावा होगा जो तुम्हें हर पल खाएगा कि तुमने उस इंसान को धोखा दिया जिसने तुम्हें अपनी जान दी थी। समीर को पुलिस घसीटते हुए ले गई। राज को गिरफ्तार कर लिया गया। शालिनी और उसका परिवार वहां से सर झुकाए निकल गया। मंडप सूना हो चुका था। अग्निकुंड की आग बुझ चुकी थी। काव्या बाहर निकली। ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे को छू रहे थे। उसने अस्पताल वाली वो पुरानी साड़ी जो वह आज पहन कर आई थी उसे उतार कर पास के एक अलाव में डाल दिया। जैसे ही वह साड़ी जलकर राख हुई, काव्या को महसूस हुआ कि उसके दिल का बोझ उतर गया है। कहानी का अंत एक नई सुबह के साथ होता है। काव्या एक बड़ी वकील बन चुकी है जो उन महिलाओं के लिए लड़ती है जिन्हें अपनों ने ही धोखा दिया है। वह अपनी एक किडनी के साथ भी स्वस्थ है क्योंकि अब वह खुद के लिए जी रही है। काव्या अपनी कार चला रही है। रेडियो पर गाना बज रहा है और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है। उसने साबित कर दिया है कि औरत का त्याग उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और अगर कोई उस ताकत का गलत फायदा उठाए तो वह उसे राख करना भी जानती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।